हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वो है स्कंद नियंत्रण। स्कंद नियंत्रण दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे कि आप देख रहे बोर्ड पे दो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, स्कंद और नियंत्रण, यानी ये इन दोनों वर्ड से ही मिलकर बना है, स्कंद और नियंत्रण। हम इन दोनों वर्ड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड्स है वो है स्कंद। स्कंद क्या होता है? अंग्रेजी में इसको स्टॉक बोलते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं। प्रत्येक संस्था को यदि अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, यदि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उसे स्कंद की आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है, कच्चे माल की, और नॉर्मली अलग अलग संस्थाओं में इसको अलग अलग तरीके से समझा जाता है। स्कंद में यदि समझा जाए तो तीन प्रकार का स्कंद होता है, तीन प्रकार का स्टॉक होता है। सबसे पहले जो समझा जाने वाला जो स्कंद है वो है कच्चा माल। इसको रॉ मटेरियल कहते हैं। कोई भी संस्था इसके बगैर अपना काम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकती। तो जो शुरुआती जो चीज़ है स्कंद में वो यही है, इसके बाद ही आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इसलिए किसी भी संस्था के लिए जो स्कंद है, ठीक है, जिसमें कच्चे माल की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसलिए इसका बहुत ही महत्व होता है किसी भी निर्माणी संस्था में। व्यापारिक संस्था में इसका अलग अर्थ होता है, व्यापारिक संस्था में इसका कोई रोल नहीं होता है। व्यापारिक संस्था में जो निर्मित माल होता है वो उसको स्कंद समझते हैं, ठीक है, उनके अनुसार स्कंद निर्मित माल है। लेकिन निर्माणी संस्था में जहाँ प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे पहली स्टेज यही है। तो सबसे पहला इसका टॉपिक यही है। दूसरे टॉपिक की बात करें तो आता है WIP, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोसेस, से हम कहते हैं अर्ध निर्मित माल। WIP वर्क इन प्रोसेस, यानी जो अर्ध निर्मित माल है वो यानी आधा तैयार है और तैयार माल की श्रेणी में जाने वाला है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अर्ध निर्मित माल। ठीक है, और सामान्यतः कोई भी कंपनियां हैं जो रॉ मटेरियल है, कच्चे माल है, उसको कुछ नए रूप में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, अब उसको उससे भी कुछ नए रूप में जाकर के तैयार माल के रूप में बदलना होता है। लेकिन जो बीच वाली स्टेज है इसे हम क्या कहते हैं? अर्ध निर्मित माल कहते हैं, वर्क इन प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। तो ये होता है सेकंड टॉपिक। यदि इसकी बात करें फॉर एग्जांपल, तो यदि इसका एग्जांपल लिया जाए कच्चे माल का, यदि कोई कंपनी शूज बना रही है, ठीक है, तो शूज किसके बनते हैं? कपड़े के बनते हैं, और जो लेदर के भी बनते हैं। और बात करें तो और शूज है जो रेक्सिन के भी बनते हैं, और रबड़ के शूज भी आपको देखने को मिलते हैं। यदि इनकी बात करें तो इनके लिए कच्चा माल क्या है? नॉर्मली मार्केट में हम देखते हैं तो हमें जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसमें आपको तीन मैंने जो शूज की क्वालिटी के बारे में बताया है। पहला तो कपड़े का, दूसरा लेदर का, तीसरा मैंने रबड़ या रेक्सिन की बात की। तो रबड़ या रेक्सिन का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या है कि रॉ मटेरियल क्या है? तो जो कच्चा माल है, जो रबड़ या रेक्सिन आता है, जो एकदम से कच्चे माल के रूप में आता है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वो क्या हो गया है? वो रॉ मटेरियल होगा नंबर 1 में, इसमें आता है। ठीक है, यानी जो बुरादे के रूप में आता है। उसके बाद में उसको एक चद्दरनुमा, ठीक है, उसको एक दरी के रूप में उसको एक बना दिया जाता है। ठीक है, यानी उसको एक कपड़े की तरह उसका शेप दे दिया जाता है। उस रॉ मटेरियल कच्चे माल का जो एकदम से जो हमें बिखरा हुआ होता है। यदि बात करें रबड़ की या जो रेक्सिन होता है उसको बिखरे हुए समेट करके और मशीनों के द्वारा उसको एक दरी के रूप में, इसके या बोले कपड़े के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। कपड़े का मतलब थोड़ा सा उसको लंबा, ठीक है, इस तरीके से। अब इससे अलग अलग शेप काटी जाती है। ठीक है, यदि बात करें शूज की तो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि शूज का ये डिजाइन इसमें से काट दिया जाता है, और उसके ऊपर नीचे से जो उसका तला होता है वो एक अलग मटेरियल का होता है। उसको भी पहले कच्चे माल के रूप में वो बुरादा होता है, जिससे जो
रबड़ का होता है। उसके बाद में उसको अलग सांचों में डाल करके उसको एक शेप दी जाती है इस तरीके की, तो वो एक तला होता है। फिर इन सब को अलग अलग काट करके जब सूज के रूप में जो बन के सामने आएगा, ठीक है, जब तक सूज नहीं बनाए, सबसे पहले कच्चा माल था, एक बुरादे के रूप में था जो रबड़ था, रेक्सिन था, फिर उसको इस तरीके की शेप दे दी जाती है, तो वो होता है WIP। जब बुरादे के रूप में था तो क्या था, ये था रॉ मटेरियल। और इसको इस तरीके से जब एक पट्टी नुमा या एक कपड़े के रूप में इसको ऐसे लंबा इस तरीके से पेस्ट से बना दिया जाता है या इस तरीके से कटिंग कर जाती है, तो वो होता है WIP। और इन सब को आगे की प्रोसेस में लेके जाते हैं, एक शूज का आकार ये ले लेते हैं, तो वो होता है तैयार माल। तो इस तरीके से यदि बात करी जाए तो ये जो यदि इसकी बात करें तो ये इकट्ठा होता है, ये रॉ मटेरियल के रूप में, इसको एक अच्छी से शेप दी जाती है, WIP है। और एक शूज के आकार की यदि बात करें हैं तो ये हो गया है फिनिश गुड्स के रूप में, इसको हम बता सकते हैं। ये इसकी तीन है जो ये तीनों प्रोसेस बताई जा सकती है। तो एक नया एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आप समझोगे कि कच्चा माल और वर्क इन प्रोसेस यानी अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल क्या होता है। हम एग्जांपल लेते हैं एक टेबल का, ठीक है। टेबल किससे बनती है आप जानते हो, लकड़ी से बनती है। तो सबसे पहले नंबर 1 रॉ मटेरियल का क्या होता है, जब जंगलों से लकड़ी कट के आती है, जो पेड़ होते हैं, ठीक है, जिसे सीधा ही उनको काट के लेके आते हैं लठ के रूप में, ठीक है, बड़े बड़े, तो वो क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। उसके बाद में वो आरा मशीन होती है, उसमें उनको लगाया जाता है और उनको एक प्लेट के रूप में काट दिया जाता है, ठीक है। तो जो प्लेट के रूप में होता है वो क्या हो जाता है, WIP हो जाता है, ठीक है, बड़े बड़े फट्टे से उनके काट दिए जाते हैं। उसके बाद में जब टेबल बना दी जाती है उनके द्वारा, तो वो हो जाता है तैयार माल यानी फिनिश गुड्स। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। आप जब अपने घर में देखते हैं कि जो गेट है, ठीक है, दीवार पे जो हम गेट लगाते हैं, अपने घरों में खिड़कियां लगाते हैं, जो लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं, ठीक है, तो जो गेट ये दरवाजे हैं, ये कच्चा माल हम मार्केट से लेके आते हैं, बिल्कुल एक प्लाई के रूप में होता है, ठीक है, ये WIP है। लेकिन स्टार्टिंग में किसी ने इनको रॉ मटेरियल से इसमें परिवर्तित किया है, ठीक है, मशीनों के द्वारा। अब इससे जो प्लाई है हम उसको गेट के रूप में लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, तैयार माल हो जाता है। या उसकी हम टेबल बना देते हैं किसी न किसी रूप में, तो वो क्या हो जाता है, तैयार माल। तो इस तरीके से हम जो तैयार माल और WIP और कच्चे माल की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो तीसरा इसका जो टॉपिक था वो था तैयार माल। तो ये तीनों प्रकार का जो हमारा जो गुड्स था आप समझे हैं, तीनों के एग्जाम्पल के द्वारा हमने इसको समझा है। तो ये है। इसके अलावा एक और है, वो है उपभोग्य सामग्री। उपभोग्य सामग्री के अंतर्गत जो चौथा टॉपिक है वो है मशीनों के रख रखाव से संबंधित है, जिनसे कि जो माल तैयार किया जाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल से स्टार्ट होते हुए तैयार में जो बदलता है, तो उसमें क्या है, जो मशीनें उनके रख रखाव से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा जो कलपुर्जे होते हैं, ठीक है, यदि कोई मशीन में कोई दिक्कत आ रही है, उनके जो पुर्जे चेंज करने होते हैं, तो वो सारे जो कलपुर्जे वो भी उपभोग्य सामग्री के अंतर्गत ही आते हैं। इसे कंज्यूमेबल स्टोर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो स्कंद है, इस तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये सारी जो मुख्य रूप से जो स्कंद के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो ये 3 है, ऊपर वाली हम इसी को मानते हैं, ठीक है। तो ये था स्कंद। अब हम बात करते हैं नियंत्रण की। तो नियंत्रण भी 2 प्रकार से समझा जाता है। नियंत्रण की बात करें तो पहला है जो है भौतिक नियंत्रण, और दूसरा होता है वो होता है कीमत नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण। तो हम लिखते हैं नियंत्रण के बारे में। नियंत्रण पहला है भौतिक नियंत्रण, और दूसरा होता है मूल्य या कीमत नियंत्रण। भौतिक नियंत्रण के अंतर्गत, तो भौतिक नियंत्रण के अंतर्गत हम क्या समझते हैं, वो है क्रय।
ठीक है, बुकिंग नियंत्रण में क्या क्या किन किन चीज़ों को सम्मिलित करेंगे वो हमने लिखा है। क्रय भंडारण, कच्चा माल हमने खरीद लिया, उसको भंडार गृह में रखना पड़ता है, स्कंद की सुरक्षा, ठीक है, ऐसी जगह रखना है जहाँ वो सुरक्षित पड़ा रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चोरी कपट एवं शिद्दत से बचाव करना है। इसके अलावा उचित निर्गमन की व्यवस्था, ठीक है, हमारे भंडार गृह से वो सामान जहाँ हमारा जो कारखाना है, जहाँ प्रोडक्शन हमारा किया जा रहा है, ठीक है, कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाना है, तो वहाँ निर्गमन व्यवस्था यानी वहाँ तक पहुँचाना है, वो ईजी हो, सुगमता से वहाँ आसानी से पहुँचाया जा सके। वो सारे जो चीज़ें वो भौतिक नियंत्रण के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम बात करते हैं मूल्य नियंत्रण। तो मूल्य नियंत्रण में क्या है, तो एक ही लाइन में इसको बोल सकते हैं, स्कंद में नियोजित राशि पर नियंत्रण। जो जितना पैसा स्टॉक में हमने पैसा लगाया, कच्चे माल पे जितना भी या तैयार माल जितना भी हमारा पैसा लगा हुआ है, उसको सही तरीके से नियंत्रित किया जा सके, जिनसे कि हमारा जो पैसा व्यर्थ नहीं जाए, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति की बात करें तो बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्रत्येक बिजनेसमैन व्यक्ति यही चाहता है कि उसका जो पैसा जितना भी लगा उसके व्यवसाय में, उसमें कुछ ग्रोथ हो, कोई कमी नहीं आए, तो लगातार वो इंक्रीमेंट उसमें करता रहे। तो इस तरीके से स्कंद नियंत्रण का ये दोनों मतलब निकलते हैं। तो ये है स्कंद नियंत्रण। तो बात करते हैं स्कंद नियंत्रण के कुछ उद्देश्यों की। कोई भी कंपनी अपने स्कंद नियंत्रण जो उसका जो प्रोग्राम है, उसके कुछ उद्देश्य लिए हुए होती है। अब उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों वो स्कंद नियंत्रण करना चाह रही है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करें। सबसे पहला पॉइंट है कार्यशील पूंजी में न्यूनतम विनियोग। तो जो WC होती है, वर्किंग इसको कैपिटल बोलते हैं, यानी एक व्यवसाय स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है, एक वर्ष के अंतर्गत 20-20 में जो पैसे की जरूरत पड़ती है उसको वर्किंग कैपिटल के रूप में समझते हैं हम। तो वो जो 20-20 में पैसा है वो हमें कम से कम लगाना पड़े, ठीक है। यदि हमारी कंपनी है तो हम क्या चाह रहे हैं कि हमें 20-20 में पैसे की जरूरत नहीं पड़े, हम एक साथ ही स्टार्टिंग में ही पहले से अच्छे से इन्वेस्ट कर लें स्टॉक में और में, ताकि बीच में हमें पैसे की आवश्यकता नहीं पड़े। तो इसके लिए क्या करती है कार्यशील जो पूंजी में जो है ना न्यूनतम विनियोग हेतु, इसका एक उद्देश्य है कि कार्यशील जो हमारी पूंजी है वो कम से कम लगे, जिससे कि जो इसका जो चक्र है, उत्पादन चक्र की बात करें तो इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रय से, उसके बाद में ये उत्पादन में, और उसके बाद में विक्रय। तो ये सिस्टम है जो चलता रहता है। इस सिस्टम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। क्रय किया, कच्चा माल उसको तैयार माल में बदला और सेल कर दिया, लगातार सेल किए, पैसे आए, वापस कच्चा माल बिकता है। इस तरीके से सिस्टम हमारा चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका मुख्य उद्देश्य मानते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहे। यदि स्टॉक पे अच्छे से नियंत्रण नहीं है, कच्चा माल के पास आसानी से उपलब्ध नहीं हो, कई बार दिक्कतें हो जाती है, हम टाइम पे ऑर्डर नहीं देते, तो वो क्या है परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो हमारी जो प्रक्रिया है वो क्या है, उसमें निरंतरता नहीं रहती है। तो इस कंडीशन को सही रखने के लिए, उत्पादन चक्र को नियमित रखने के लिए भी हमें स्कंद नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यदि आप स्टॉक पे अच्छे से नियंत्रण नहीं रख पा रहे हो तो आपकी जो उत्पादन प्रक्रिया है रुक जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा। लॉस किस तरीके से हो सकता है, यदि सपोज करिए आपके पास माल खत्म हो गया, आपको लेबर आपकी आई हुई बैठी है, वो क्या काम करेगी, उनको बैठे बैठे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यू हमारा सिस्टम चलता रहे, मार्केट में सप्लाई भी पूरी टाइम से टाइम होती रहे, तो ये जरूरी है कि हमारा क्रम वो चलता रहे। इसके लिए भी हमें नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है स्टॉक पे। इसके बाद में क्रय स्कंद लागतों को कम करना। हम क्या है बार बार किसी चीज़ को खरीदते हैं तो लागत लगती है। इसके अलावा जो स्कंद लागतें हैं स्टॉक की, ठीक है, जो परचेज की लागत होती है, तो स्कंद लागतें से स्टॉक को रखना, स्टोरेज रखना, उनकी भी लागत, भंडार गृह में किराया देना पड़ता है कहीं कहीं। और जो माल एक तो एक साथ मंगवाते हैं, एक हम बार बार मंगवाते हैं, ठीक है, कच्चा माल, तो उन लागतों को कम करना। एक बार मंगाएंगे तो कम खर्चा लगेगा, क्योंकि किराया भाड़ा आने जाने का वही है, और उसी को हम 4 बार में मंगवाते हैं तो एक्स्ट्रा जो हमारी जो कैरिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, लाने ले जाने की लागत, तो वो भी बढ़ जाती है। तो विभिन्न प्रकार की जो क्रय और स्कंद लागतें हैं, इनको भी कम करना जो इसका उद्देश्य होता है स्कंद नियंत्रण का। ग्राहकों को अच्छी सेवा देना। मार्केट में यदि सपोज करिए कंपनी का काम 5 दिन ठप हो गया, तो 5 दिन क्या होगा, मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएगा। तो आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएगा तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन हो गए, कस्टमर हो गए, ग्राहक हो गए, और आपकी कंपनी से उनका विश्वास उठ गया तो फिर वो किसी नए प्रोडक्ट की ओर चल देंगे, तो उस कंडीशन में कंपनी को बड़ा लॉस होगा। तो इसलिए ग्राहकों को पकड़े रखना बहुत ही जरूरी है। तो उस कंडीशन को बनाने के लिए क्या करना है, ग्राहकों को अच्छी सेवा देना जरूरी होता है।
इसके बाद में लास्ट का पॉइंट है वो है हानि की जोखिम कम करना। तो कई बार क्या होता है इस तरीके से यदि कंपनी लगातार माल अगर बीच बीच में गैप आता है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं किया, 5 दिन प्रोडक्शन किया, 5 दिन मार्केट में आपका माल नहीं आया, फिर लगातार 1 महीने आया, फिर आगे 10 दिन आपका माल मार्केट में नहीं आया, यदि आपने मैनेजमेंट अच्छा नहीं रखा इसका स्टॉक का, तो इस कंडीशन से क्या है, लॉस होता है, ठीक है। यदि कंटिन्यू यदि माल बिकता है, यदि सपोज करिए कंपनी 10 लाख का माल 1 महीने में बेचती है, लेकिन बीच में गैप आ गया 10 दिन का, तो क्या 10 लाख मिलेंगे? नहीं, 10 लाख नहीं मिलेंगे। उस कंडीशन में कहीं ना कहीं उसकी जो इनकम है महीने की उसमें कमी आएगी। जो कमी है तो ये लॉस ही है, तो हानि है। तो उससे बचने के लिए स्कंद नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इस प्रकार की हानि से बचा जा सके, आपका कंटिन्यूटी आपके प्रोडक्शन में बनी रहे और आपके लाभ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए। तो ये थे इसके कुछ वैसे स्कंद नियंत्रण के। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को शेयर करना नहीं भूले और सब्सक्राइब भी।